तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था। हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 1.2 को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज नंबर 1.3 समझने वाले हैं, मतलब उसका कुछ पार्ट समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। उस एक्सरसाइज को समझने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर इन चीजों को आपको समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97_मंसूरी पे आप सिंपली जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि अभी तक आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के इस चैप्टर को, मतलब इस जो सीरीज चल रही है, इसको अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया, प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, फटाफट से इसको एक्सेस कर लो और अपने दोस्तों के साथ सारे वीडियोस को शेयर कर दो फटाफट से, क्योंकि ये जो चीज है ना हर जगह नहीं मिलेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि ये पीछा आपका तब तक नहीं छोड़ेगी कि आप अगर मैथ्स लेकर चल रहे हैं आगे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का जो वीडियो है, जहां पे हमारा लेक्चर नंबर 8 चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.3 आज देखने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम लोग यहाँ पर समझने 1 से लेकर 3 तक। ओके और ये चल रहा है आप लोगों के लिए स्पेशल बैच है, विराट बैच। यहाँ पे हम लोग ने आप लोग के लिए स्पेशली एक सेक्शन बना दिया जहाँ पे आप लोग के लिए 11 स्टैंडर्ड का सिर्फ 11 स्टैंडर्ड का पूरा कंटेंट आने वाला है। कौन सा बैच चल रहा है दोस्तों? विराट बैच। और यहाँ पे हम लोग आज जो टॉपिक्स देखने वाले वो ये आपके सामने है बोर्ड पर। पहला टॉपिक देखने वाले आर्गन डायग्राम, उसके बाद मॉडुलस एंड क्या देखने वाले, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट्स देखने वाले हैं। अब उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं ना, आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। और डिफरेंट क्वाड्रेंट, मतलब 4 क्वाड्रेंट हम लोग ने पढ़े हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उसमें क्वाड्रेंट का क्या वैल्यू होता है वो भी हम लोग समझने वाले हैं। और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन 2 नए फॉर्म में और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो पहला हम लोग ने अभी तक जो फॉर्म देखा उसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, z = x + iy या z = a + ib। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो होने वाला है पोलर फॉर्म और साथ ही साथ हम लोग देखने वाले एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इन सारी चीजों को अगर समझना है, चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। पहला चीज हम लोग जो देखने वाले आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम होता क्या मालूम है क्या? जो भी हम लोग को पॉइंट्स दिए, मान लो z = x + iy या z = a + ib दिया हुआ है, तो a और b 2 पॉइंट्स हैं। एक a जो होता है हमारा रियल ऑफ z, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z होता है, और जो b हमारा होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। ठीक है, अब क्या करना होता है सिंपली यहाँ पे हमें ना a और b को हमारे कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि हम लोग क्या करना पड़ता है, x और y एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पर जो a वाला वैल्यू होता है उसको हम लोग पकड़ते हैं क्या, रियल ऑफ z, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस पर। ठीक है, और जो हमारा b वाला वैल्यू होता है i के साथ जो टर्म होता है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी कि इमेजिनरी पार्ट होता है, वहां पर हमारा जो नंबर होता है b, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन y एक्सिस के साथ, तो उसलिए इसको बोलते हैं अपन इमेजिनरी पार्ट। अब जो रियल पार्ट जिस एक्सिस के साथ रिप्रेजेंट की जाती है उस एक्सिस को बोला जाता है रियल एक्सिस। देखो जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाले, इसलिए मैं इसको बोलूंगा रियल एक्सिस। साथ ही साथ ये कौन सी एक्सिस है? इमेजिनरी एक्सिस है। इस पे कौन सा वैल्यू रिप्रेजेंट करने वाला हूं? इस पे रिप्रेजेंट करने वाला मैं इमेजिनरी वाला वैल्यू, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो आर्गन डायग्राम होता क्या? सिंपल, जो भी हमें z = a + ib दिया हुआ है ना, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? पॉइंट्स के फॉर्म में। जो पॉइंट हम लोग ने यहाँ पे लिखा है ना x, y, अगर मान लो z = हम लोग को यहाँ पर a + ib दिया हुआ, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे? a, b। अगर z = x + iy दिया हुआ है तो पॉइंट क्या हो जाएगा? x, y। तो सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म इन टर्म्स ऑफ पॉइंट इन ए कार्टेशियन डायग्राम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं आर्गन डायग्राम। बहुत इजी डायग्राम होता है दोस्तों। सिंपली आप लोग का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं? सिंपली इसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। किसके ऊपर? हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर। इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गन डायग्राम। ये समझ में आ गया? मान लो एक पॉइंट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 3 + 4i, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन? पॉइंट 3, 4, यहां पे हमारा x वाला वैल्यू, मतलब रियल पार्ट हो गया 3, इमेजिनरी पार्ट हो गया 4, तो यहां पर हम लोगों को कहीं पे 3 आएगा और यहां पे कहीं पे हम लोग का 4, तो 3, 4 हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट। वो भी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर ये समझ में आ गए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कौन से एक और टॉपिक के ऊपर। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट के ऊपर। देखो मॉडुलस में नाम में ही छुपा हुआ है मॉड्यूलस, मॉड फाइंड करना है। 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। कोई भी नंबर दिया उसका मॉड फाइंड करना है, तो हम लोग को क्या करना है? 2 ऐसे करके हम लोग लाइन खींच देते हैं और उसका मॉड निकालते हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड निकालना है, सेम है, आसान है एकदम। कैसे निकालना है? देखो मान लो z = a + ib दिया हुआ है, तो मॉड कैसे निकालना है? सिंपल है दोस्तों। देखो मॉड ऑफ z, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखा जाता है इस तरीके से, क्या? √a² + b²। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही है। मतलब क्या? अब मान लेते ये a है, ये b है, तो ये जो ये लाइन है ना, ये हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ z, और इसको हम लोग r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो दिख रहा है आप लोग को? इसको हम लोग r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब z = क्या? मॉड ऑफ z = क्या हो जाएगा? r। अब
आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। तो मतलब क्या हो जाता है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z। और मॉड ऑफ z को अपन r से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप दोनों चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मॉड ऑफ z या फिर r। इसी को बोलते हैं अपन मॉड्यूलस। मॉड्यूलस समझ में आ गया। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ, सपोज मुझे मॉड ऑफ z निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। होप समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 16 प्लस 25 क्या होता है, 41। तो मॉड ऑफ z हमें कितना मिल जाएगा, रूट में 41। ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज ही नहीं, एकदम सिंपल सी चीजें, सिंपल सी बातें, आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना मॉडुलस तो समझ लिया। मॉडुलस मतलब क्या, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है। लेकिन आर्ग्यूमेंट में दोस्तों हम लोग को क्या करना होता है वो देखते हैं फटाफट से। आर्ग्यूमेंट भी बड़ा ही आसान टॉपिक है। देखो हम लोग को दो वैल्यूज दी हुई है, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, ए और बी। तो आप लोग को पता होना चाहिए मॉड्यूलस किस तरीके से निकालना है। मतलब मॉड्यूलस तो पता चल गया, अब हम लोग को पता करना क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को एक और नाम से बोला जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। दोनों नाम याद रखना। आप लोग को एग्जाम में अगर पूछ ले फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ z, अब भाई ये क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, तो उस टाइम पे हमारा दिमाग दोस्तों काम करना चाहिए। मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड, देखो मॉडुलस मतलब क्या, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट दोनों भी सेम होते हैं, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहां पर मैं दिखाता हूं। देखो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है थीटा, एक एंगल हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट दिया रहेगा ना, वहां पे हम लोग को थीटा फाइंड करना है। अब थीटा कैसे निकालेंगे, सिंपल है, z इज इक्वल टू a प्लस ib सपोज दिया हुआ है। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, a कॉमा b बाय कौन सा डायग्राम, हमारा कौन सा डायग्राम है दोस्तों, आर्गन्स डायग्राम। तो ये होगा a, ये होगा b। तो आप लोग को जब भी थीटा निकालना होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड अपने ट्रिग्नोमेट्री में, थीटा कैसे निकालते हैं अपन। देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा अपोजिट, ये हो गया हमारा एडजेसेंट। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब यहाँ पर देखा जाएगा तो अपोजिट जो है b एंड एडजेसेंट जो है a। अब हमें थीटा चाहिए तो थीटा क्या हो जाएगा, tan वो साइड जाएगा तो tan इनवर्स में बदल जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ b बाय, शायद आपने tan इनवर्स पहली बार देखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। tan इस साइड है उस साइड जाएगा तो tan इनवर्स हो, तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, अगर हमें थीटा फाइंड करना है और b बाय a की वैल्यू सपोज हमें क्या मिल रही है, b बाय a की वैल्यू मिल रही है √3 या क्या मिल रही है, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे 1/√3 मिल रही है। तो tan की ऐसी कौन सी वैल्यू जो 1/√3 आती है दोस्तों, फटाफट से सोचो और मुझे बताना कमेंट सेक्शन दोस्तों, फटाफट से कमेंट कर देना टाइम स्ट्रीम के साथ। क्या आ जाएगा, tan की वैल्यू कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है, तो ध्यान लगाओ वो होता है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं अपन π/6। तो सिंपली यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो किस तरीके से हम लोग को थीटा यानी कि एम्पलीट्यूड और साथ ही साथ इसको अपन आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, कैसे निकालना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा थीटा को अपन क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यानी थीटा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं एक और नई चीज पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिर एक बार फिर से रिवाइज मारो तो अपन ने क्या देखा, मॉडुलस देखा। मॉडुलस में हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। आर्ग्यूमेंट देखा, आर्ग्यूमेंट में हम लोग क्या लगाना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ जो भी है y/x या फिर b/, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस ib है तो थीटा क्या हो जाएगा, b/, अगर x प्लस i/, है तो क्या हो जाएगा, y/x। थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है और आसान तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग को मालूम है आप लोग को कि जब भी ना हम लोग के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जब भी हमारे 4 क्वाड्रेंट के केसेस में हम लोग को पढ़ना है तो थीटा की वैल्यू अलग अलग आती है। कैसे, मैं बताता हूं। देखो हमारे 4 क्वाड्रेंट है, मान लो पॉइंट्स हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है तो वहां के केस में थीटा अलग आएगा। मान लो पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, उस केस में थीटा अलग आएगा। मान लो थीटा हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, उस केस में हमारे थीटा की वैल्यू अलग आएगी। मान लो पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई कर रहा था, वहां पे थीटा अलग, और यहाँ पे मतलब हर एक जगह पे अलग अलग वैल्यूज आने वाली है। अब हमें कैसे पता चलेगी कहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये तो आप स्मार्ट हो, मुझे पता है, ये आसानी से पता किया जा सकता है। मान लेते हैं कि मेरे एक पॉइंट दिया, पॉइंट लिख लेता हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोग को, एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूं। पॉइंट मुझे दिया हुआ है 3,2। जरा गौर करेंगे दोनों पॉजिटिव है, तो आप लोग को याद होगा यहाँ पे साइन कॉस दोनों पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारा एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इस तरीके से कुछ होता है। ये सारी चीजें आपको पता है। तो यहाँ पर अगर समझ लो ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब थीटा का मतलब हमारा पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो हमारा ये -3 और ये कितना है 2 है। देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। उसी तरीके से हर एक पॉइंट अगर अपन प्लॉट करके देखेंगे तो अलग अलग क्वाड्रेंट में आएगा। अब जब अलग अलग क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा उस केस में हमारे थीटा की वैल्यू बदल जाती है दोस्तों, ठीक है। वो कैसे बदलती है वो हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए जेड इन डिफरेंट क्वाड्रेंट या फिर एक्सिस। अब उस क्वाड्रेंट या फिर एक्सिस को हम लोग को समझना है, ठीक है। स्टार्ट करूं मैं, ओके। मान लेते हैं पहला a इज ग्रेटर देन 0। क्या है, a 0 से बड़ा है। किससे बड़ा है, 0 से। 0 से बड़ा है मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड b इक्वल टू 0, b की वैल्यू कितनी है, 0। तो a, 0 हमारे क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर एक्सिस बनाता हूं, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाता हूं, तो मेरा पॉइंट एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, राइट है। अब एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो मेरा लाइन स्टार्ट ही नहीं हुआ, मेरा पॉइंट अभी तक उधर पे रुका हुआ है। तो एंगल जो यहाँ पे हो जाएगा वो कितना डिग्री होगा दोस्तों, 0 डिग्री हो, याद रखना। जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना प्योरली रियल है, मतलब z इज इक्वल टू क्या है, a प्लस आई बी। अब a हमारा ये है और b हमारा क्या है, 0 है। जब भी हमारा प्योरली रियल रहेगा, प्योरली रियल रहेगा तो हमारा थीटा की वैल्यू कितनी होती है, प्योरली रियल और साथ ही साथ पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव। प्योरली रियल प्लस पॉजिटिव रहेगा तो हमारा थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये ध्यान में रखना, a की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ग्रेटर देन 0 एंड b की वैल्यू 0। मतलब कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वहां पे हमारा थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। किस तरीके से आपके सामने बोर्ड के ऊपर एक एग्जाम्पल भी मैंने आप लोग के सामने लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा इसके पास जाता है, सेकंड वाले के पास। यहां पर क्या होगा, a भी ग्रेटर देन 0, मतलब a की वैल्यू मान लेते हैं 3 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ले लिया जाता है, z इज इक्वल टू 3√3। ओके, यहाँ पर लिया है मैंने √3 + 4i, एक एग्जांपल लिया हुआ है, 3 + 4i लिया हुआ है एक्चुअली देखा जाए तो मैं यहाँ पर 3 + 4i ही लिखता हूँ 2 सेकंड के लिए, समझिएगा। दोनों भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब थीटा क्या होगा, थीटा की वैल्यू ये होगी। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक सेकंड रुको जरा, मैंने गड़बड़ कर दी। तो यहां पर कैसे निकालेंगे, देखो ये होगा हमारा a और ये होगा हमारा b। थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि tan थीटा क्या हो जाएगा, b अपॉन a। तो tan थीटा b अपॉन a हो गया, थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। समझ में आ गया, ये पहले भी अपन ने किया। अब इस केस में हमारा थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करेगी। होप ये समझ में आ रहा होगा, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई के बीच में। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर सॉल्व करके चेक भी करेंगे तो आपकी वैल्यू ना थीटा की वो 0 से लेके π/2, सॉरी यहाँ पर क्या लिखना था मुझे, π/2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, मतलब मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला अपन ने देखा जब a की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है और b की वैल्यू 0 है, मतलब x एक्सिस के ऊपर आने वाला है। अब जब भी x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, मतलब क्या हुआ, एंगल अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ। चलो एंगल को स्टार्ट करते हैं, एंगल स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू भी पॉजिटिव, b की वैल्यू भी पॉजिटिव। a और b दोनों कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, उस टाइम पे हम लोग थीटा कैसे निकालेंगे, सिंपल है, थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ b बाय। यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो लाई करेगी 0 से लेके π/2 के बीच में लाई करेगी, इतना ध्यान में रखना। अब हम लोग बड़े थर्ड वाले पर, थर्ड वाला भी बड़ा ही आसान है दोस्तों। जब a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या होगी, b की वैल्यू पॉजिटिव है और a की वैल्यू 0, मतलब कौन सा एक्सिस पे लाई करेगा दोस्तों, y एक्सिस पर। कौन सा एक्सिस पर, y एक्सिस पे लाई करेगा। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा क्या निकलेगा, एक्स कैसे, इस केस में हम लोग को हमारी एक्सिस कौन सी बदल जाएगी, इस केस में हमारा कोऑर्डिनेट नहीं है, इस केस में हमारा एक्सिस आएगा कौन सा एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। कौन सा एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब ध्यान देंगे तो थीटा जो कितना होगा, जरा गौर करो, आप लोग ही देख लो, थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, 90, यानी कि कितनी होगी, π/2। यहां पे थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, π/2। और किस तरीके से है मैंने आप लोग के लिए लिखा है एग्जांपल, देखो थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ b बाय होता है। b की वैल्यू हमारी कुछ तो भी होगी, a की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, b/0। b/0 मतलब क्या, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिख दिया। और tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है दोस्तों, π/2। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया, π/2 आ गया हमारा क्या, हमारा थीटा का वैल्यू। थीटा मतलब क्या, हमारा एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले पे, जहां पे क्या होता है, हमारा a की वैल्यू नेगेटिव होगी, b की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। यानी कौन सा क्वाड्रेंट, a की वैल्यू नेगेटिव, b की वैल्यू पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरीके से हम लोग कुछ तो भी पॉइंट मिलेगा a, b। अब क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे मिलेगा दोस्तों। अब थीटा जो होता है ना, इसको निकालना बड़ा ही आसान है, दो तरीके से निकाला जा सकता है। तो सिंपल वाला मेथड देखेंगे, कौन सा, देखो सिंपल, जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो पाई माइनस थीटा देखना है, जब थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो पाई प्लस थीटा देखना है। तो देखो यहाँ पर सिंपली क्या रहेगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b बाय।
याद रखना क्या, पाई माइनस, क्योंकि देखो ये पाई होता है पाई के ऊपर है, अगर पाई के नीचे आएगा तो पाई प्लस होगा, पाई से कम होगा तो पाई माइनस, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ बी बाय। एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, अगर इसको आप लोग समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा क्या, z इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री प्लस आई दिया हुआ है, a की वैल्यू कितनी है माइनस रूट थ्री, b की वैल्यू कितनी है 1, पुट करा। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू हम लोग हमेशा पॉजिटिव पुट करेंगे क्योंकि हम लोग ने इस फॉर्मेट में पहले लिख दिया हुआ है। अगर हम लोग सिंपली इतना लिखेंगे ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय, तो अपन नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो पॉजिटिव वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि अगर मुझे थीटा डायरेक्टली लिखना है tan इनवर्स ऑफ b बाय, तो मैं है ना क्या पुट करूंगा, डायरेक्टली पुट करना होगा तो थीटा की वैल्यू क्या पुट करूंगा, tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना है, b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, माइनस रूट, बी की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू माइनस रूट 3 है, तो कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे पता है कि थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करी, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मुझे डायरेक्टली वैल्यू पता है ना, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ बी बाय, तो इसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज, इसका इस्तेमाल करने से अच्छा इसका यूज करें आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया, और इस तरीके से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू पाई पाई बाय 6, ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर क्या हमारा कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस, जब भी वाई एक्सिस पे आएगा तो थीटा की वैल्यू देखो 90 डिग्री हम लोग को दिख रही है, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ बी बाय, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने से पहले हम लोग को, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने से पहले इसको समझना पड़ेगा, जब a की वैल्यू लेस देन 0 मतलब a की वैल्यू नेगेटिव है और b की वैल्यू पॉजिटिव, तो a की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू नेगेटिव इस एक्सिस पर होती है, कौन सी एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और b की वैल्यू 0 यहां पर होती है, तो कौन सा एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्सिस कौन सा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। और यहां से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ध्यान दो जरा, कितनी हो जाएगी, पाई, तो थीटा की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर क्या लिखी, पाई, ये भी समझ में आ गया। अब सिक्स्थ वाले पे पढ़ते जहां पे हमारा दोनों भी नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव मतलब क्या, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, मैंने बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उस केस में हमारा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ a बाय b बाय होगा, क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय, तो यहां पर मैंने वही लिखा हुआ है, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई प्लस, और जो b और a की वैल्यू अपन पुट करेंगे ना, वो पॉजिटिव वाली पुट करेंगे, कौन सी वाली, पॉजिटिव, ना कि नेगेटिव। होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ वाले में क्या है हमारा, क्या होगा यहाँ पे, अभी a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो a0 b नेगेटिव, जब b नेगेटिव है a0 मतलब कौन सा एक्सिस दोस्तों, एक्सिस बदल जाता है हमारा, ये हो रहा है नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर वैल्यू आ रही है, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, मतलब वहां पे हमारा एंगल जो होगा, देखो यहां से यहाँ तक पाई बाय 2, यहां से यहाँ तक 2 पाई बाय 2, यहां से यहाँ तक 3 पाई बाय 2, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पाई बाय 2। इसका एग्जांपल अगर आप लोग समझेंगे तो z इक्वल्स टू -5i, इसके जगह से और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, z इक्वल्स टू -7i, z इक्वल्स टू -√3i, कुछ भी लेंगे तो आप लोग को वहां पे थीटा की वैल्यू 3 पाई बाय 2, ये प्योरली क्या है, इमेजिनरी विद नेगेटिव साइन, समझ में आ गया। तो ऐसा कुछ मिलेगा तो हम लोग को समझ जाना है क्या मिलने वाला, थीटा की वैल्यू 3 पाई बाय 2, कौन सा एक्सिस मिलने वाला है, y एक्सिस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 8th वाले पे, जहां पे हम लोग को क्या होगा, a हमारा क्या होगा, पॉजिटिव और b नेगेटिव, तो जब a पॉजिटिव b नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा दोस्तों, सिंपली हम लोग को सारी चीजें पता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b बाय, देखो ना 2 पाई से कम है, 2 पाई से अगर बड़ा रहेगा तो 2 पाई प्लस, 2 पाई के नीचे रहेगा तो 2 पाई माइनस, तो इस तरीके से हमारा वैल्यू आ जाएगा। होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आज के दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते फिर एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। अभी मान लेते हैं हमें है ना, हम लोग को समझना एक नया टॉपिक जिसका नाम है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म मतलब क्या, अगर हम लोग किसी भी चीज को आर और थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर मतलब क्या हमारा, याद होगा आपको मॉड्यूलस, थीटा मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, तो किसी भी चीज को हम लोग आर और थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, उस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। जैसे कि यहां पर मैंने आपके सामने बोर्ड पर रखा हुआ है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी होता है, ये आपको पता है। अब a हमारा ये होगा और b हमारा ये होगा, राइट है। ओके, अब क्या होगा, देखो अब यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ b बाय, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपली अब a देखो, अब हम लोग यहां पर कुछ सॉल्व कर रहे हैं, देखो साइन थीटा जो होगा b बाय r होगा, cos थीटा क्या होगा, a बाय r, इसका मतलब क्या है, b की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा एंड a की वैल्यू क्या हो जाएगी, r sin थीटा। सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, a की वैल्यू r cos थीटा, b की वैल्यू r sin थीटा, ठीक है, a की वैल्यू r cos थीटा पुट की और b की वैल्यू r sin थीटा पुट की। पुट करने के बाद देखेंगे दोनों में r कॉमन निकल रहा है,
तो मैंने कॉमन निकाला, यहां पर क्या बच गया अंदर में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो z इज इक्वल टू आर cos थीटा सॉरी z इज इक्वल टू ब्रैकेट के z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो होता है ना, वही हमारा क्या होता है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी देखना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब क्या, अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग e रेज़ टू आई थीटा लिखते हैं, इसका एक प्रूफ है, वो आप लोग के सिलेबस में फिलहाल नहीं है। अगर इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आप लोग अगर एंट्री मारते हैं तो वहां पे आप लोग को दिखने वाला है इसका प्रूफ, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू e रेज़ टू आई थीटा कैसे आता है, तो वो एक प्रूफ होता है, वो आप लोग के सिलेबस में नहीं, इसलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो होता है ना, वो इक्वल टू e रेज़ टू आई थीटा होता है। तो जब भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं e रेज़ टू आई थीटा के साथ, तो z इज इक्वल टू आर ई रेज़ टू आई थीटा जो होता है ना, वो हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर e का टर्म दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। r की वैल्यू आप लोग को पता है, r क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। अब b बाय a या कौन सा वैल्यू आएगा, वो क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अपन ने 8 चीजें देखी है, कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो आप लोग को वहां से समझ में आने वाला है। ठीक है, एक बार फिर से अगर हो सके तो क्वाड्रेंट वाला जो मैंने 8 चीजें बताई, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या, a और b दोनों पॉजिटिव रहेंगे, अगर x एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब a की वैल्यू रहेगी, b की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, समझ में आया इतना। अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब क्या, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई करेगी। उसी के साथ सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की, एक बार फिर से उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो आपको समझ में आ गई तो एक्सरसाइज बड़ी ही स्मूथली निकलने वाली है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए एक्सरसाइज को, तो एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 हमें क्या बोला, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। क्या फाइंड करना है, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस सबसे पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा। z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में दिया हुआ, यानी कितना दिया हुआ, 7 माइनस 5 है। कितना दिया हुआ, 7 माइनस 5 है। अगर कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू हो जाएगी 7 एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। तो हमें क्या समझ में आया, a की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है एंड b की वैल्यू लेस देन 0 है। क्या है, लेस देन 0, मतलब a हमारा पॉजिटिव है, b हमारा नेगेटिव। तो साइड में इसको लिख लेने का, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। x की वैल्यू पॉजिटिव एंड y की वैल्यू नेगेटिव कहां पे आती है दोस्तों, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अगर नहीं ध्यान मेरा फटाफट से बना लो, यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव साथ में कहां पे आ रहे हैं, यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया हम लोग, फटाफट से इतना समझ में आ गया। तो बस अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ z, या फिर इसको सिंपली अपन r से भी लिखते हैं। वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी है, 7, और b की वैल्यू कितनी है, -5। 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। आप लोग को पता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 49 प्लस 25 कितना, 74। रूट के अंदर 74 इज योर मॉड्यूलस ऑफ z। तो सिंपली ऐसे लिख दो, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू रूट में 74। अब हमें क्या निकालना है, थीटा। थीटा यानी कि आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप लोग, मॉड्यूलस भी लिख सकते हो, मॉड्यूलस। अब लिखते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से। थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स ऑफ b बाय a, राइट है, नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैंने जस्ट बताया आप लोग को, tan इनवर्स ऑफ b बाय a लिखने से अच्छा अपन क्या लिखेंगे, इसको पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली अपन क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b बाय। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या थी, अगर याद नहीं तो मैं बता दूं आप लोग को। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक बार मैं दिखा देता हूं आप लोग को, फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा थीटा की वैल्यू 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b बाय, जहां पे b और a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू पुट करते हैं, ना कि नेगेटिव। मान लेते हैं यहाँ पर b की वैल्यू -7, देखो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी, -1। अपन कितना पुट करेंगे, +1 ही पुट करेंगे, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप लोग को प्लस में पुट करना है तो ये वाला टर्म ही नहीं आएगा, tan इनवर्स ऑफ b बाय a के टर्म में ही रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूं, अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे ना ये वाला वैल्यू पुट नहीं करना है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज नहीं पुट करनी है, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे साइड में करके बताता हूँ। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a डायरेक्टली हो जाएगा। b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 7, बस इतना आएगा। लेकिन अगर मुझे 2 पाई वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करना तो दोनों वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, b बाय, b की वैल्यू कितनी यहाँ पर पॉजिटिव वाली पुट करेंगे, b की वैल्यू 5 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो थीटा आपको मिल गया, इसको अंडरलाइन कर देंगे और इसको अपन ने बॉक्स बनाया हुआ ही है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो भी समझ में आया होगा किस तरीके से आप लोग को आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस निकालना है।
अब सेम क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो क्या करना है, z इज इक्वल टू किससे, -3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, -3 + 3i हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी मिल गई -3, b की वैल्यू कितनी मिल गई 3, जिससे हम लोग क्या समझ में आ रहा है, a हमारा जो है वो क्या है नेगेटिव मतलब <0 और b हमारा क्या है पॉजिटिव मतलब <0। तो a कॉमा b क्या हो गया हमारे, देखो इसको साइड में लिखना है, इसको लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप लोग के लिए मैं लिख रहा हूँ a नेगेटिव y पॉजिटिव। ए नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा होता है। ठीक है, सो सेकंड क्वाड्रेंट में आगे हम लोग फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसको याद रखना कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले मॉड ऑफ जेड यानी मॉडुलस निकालते हैं। मॉड ऑफ जेड यानी कि इसको आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है अंडर रूट के अंदर a² + b²। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3 और b की वैल्यू कितनी +3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, +3 का भी पॉजिटिव हो जाता है। अब कितना हो जाएगा 18 को अपन क्या लिख सकते हैं 3√9, 3√2 भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे 18 को मैं कैसे लिखूंगा 9 × 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमें पता है कितना होता है 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमें पता नहीं है, तो उसको एज इट इज रखेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 को अपन सिंपली 3√2 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग को मॉड ऑफ जेड मिल गया यानी मॉडुलस ऑफ जेड मिल गया। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, थीटा यानी आर्ग्यूमेंट भी निकालना है। तो थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b/a होता है। लेकिन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या, देखो सेकंड क्वाड्रेंट ये पाई है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा पाई माइनस और फर्स्ट इसमें क्या होगा पाई प्लस। यहाँ पर अपने को एक और चीज जो ऐड करनी पड़ेगी वो क्या है पाई माइनस। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b/a। होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पाई की वैल्यू मैं वैसे ही रखूंगा, tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो b की वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे पॉजिटिव और साथ ही साथ a की भी पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और a की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3, 3 गेट कैंसिल, 3 कैंसिल हो गया। तो क्या मिल गया हम लोग को थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 1 और tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है हमारा π/4, कितना होता है π/4। तो यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, देखो इधर पे 1 मिल गया तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/4, पाई माइनस π/4, 4 - 1 कितना 3 π/4, तो कितना आ जाएगा सिंपली 3 π/4। तो यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूँ थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को 3 π/4। होप ये भी समझ में आ गया होगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है दोस्तों। अब 2 और क्वेश्चन लेंगे तो आपका ये टॉपिक पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को एग्जांपल जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है z इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है √3 - i। ठीक है, तो इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे किससे a + ib से, जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को √3 एंड b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -1। मतलब क्या a हमारा >0 है, a हमारा क्या है >0 है एंड b हमारा क्या है <0। <0 मतलब नेगेटिव, >0 मतलब पॉजिटिव। तो a, b क्या हो जाएगा हमारा >0 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन। तो थीटा की वैल्यू हम लोग को पता हो जाएगी। पहले आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, पहले मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है हमारा a, वो कैसे निकाला जाता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा r दोस्तों, मेरे को यहाँ पर r लिख रहा था मैं इसको r लिखता हूँ। क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर a² + b²। अब जरा गौर करो, a की वैल्यू हमारी √3 एंड b की वैल्यू हमारी 1, तो पुट कर देते हैं। a की वैल्यू √3 एंड b की वैल्यू एक्चुअल में देखा जाए तो -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -1 का भी 1 ही होगा दोस्तों। 3 + 1 कितना हो जाएगा √4 और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो मॉड ऑफ z या फिर r की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2 मिल गए। नेक्स्ट क्या निकालेंगे अपन थीटा यानी कि क्या बोलते हैं इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। वो क्या होगा, अब देखो लाई कर रहा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या, देखो फिर से बता रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2π के नीचे और सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या पाई के ऊपर। पाई के ऊपर पाई माइनस होगा, पाई के नीचे पाई प्लस होगा। 2π के नीचे 2π माइनस होगा, 2π के ऊपर 2π प्लस होगा। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या 2π के नीचे लाई कर रहा है, तो 2π माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा b/a, जहां पे b और a की वैल्यू हमें पॉजिटिव वाली पुट करनी है। 2π मेरा एज इट इज, माइनस मेरा एज इट इज, tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू कितनी यहाँ पर दोस्तों, b की वैल्यू हमारी -1, लेकिन पुट क्या करना है हम लोग को प्लस, और यहाँ पर भी √3। ठीक है, अब tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कितना होता है, देखो 1/√3 जो होता है ना कौन से tan की कौन सी वैल्यू पर होती है, सिंपल tan इनवर्स ऑफ देखो 1/√3 30 पर, 30 मतलब π/6, यहाँ पर क्या आ जाएगा π/6। ठीक है, 6 2 12, 12 - 1 कितना हो जाएगा 11। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 11 π/6। होप ये भी समझ में आ गया हो किस तरीके से हम लोग ने इसको निकाला हुआ है।
आसान है दोस्तों, जरा एक बार देखिए, गो थ्रू करिए, आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आने वाला है। बहुत आसान टॉपिक है। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये तो बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं, एक बार अपने हाथों से सॉल्व करेंगे तो आसान लगेगा। जब तक अपने हाथों में नहीं लगे तब तक समझ में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग को z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 प्लस i√3। तो इसको कंपेयर करें किससे, a प्लस आई बी के साथ। a की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को 1, b की वैल्यू कितनी मिल गई √3। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखो दोनों भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव एंड बी भी पॉजिटिव, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ z, दैट इज हमारा क्या होता है आर। वो क्या मिलेगा हम लोग को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पुट कर दो, a की वैल्यू हमारी कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है √3। तो देखो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। तो मॉड ऑफ z या फिर r की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2। समझ में आ गया। 1 प्लस 3 देखो कितना होता है 4 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो मैंने एक स्टेप प्रोड्यूस कर दिया, तो r की वैल्यू हमें 2 मिल गई, मैंने यानी कि क्या मिल गया, मॉडुलस ऑफ z हमें 2 मिल गया। अब आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को निकालना है थीटा। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, अगेन देखो b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है √3 एंड a की वैल्यू है 1। ठीक है, यहाँ पर हमारा उल्टा था, तो √3 tan इनवर्स ऑफ √3 कितना हो जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स ऑफ √3 होता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री यानी कितना डिग्री, कितना एंगल हो जाएगा π/3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा π/3। होप समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे tan की 60 वैल्यू, 60 कौन से डिग्री पर होता है, 60 मतलब कैसे निकालते हैं, आप लोग ने अभी फर्स्ट चैप्टर आप लोग के मैथ्स में पढ़ा होगा। 60 कैसे निकालना है, देखो सिंपली 60 मल्टीप्लाई बाय π/180 मल्टीप्लाई कर दो, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6 3 था, तो कितना आ गया π/3। तो 60 डिग्री मतलब कितना होता है π/3। समझ में आ गया इतना। इस तरीके से आप लोग को एग्जाम में भी अटेम्प्ट करना है। होप ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। आसान क्वेश्चन है, बस दिखेगा आप लोग को थोड़ा सा डरा होना। तो आप लोग को जब मैंने पहले ही सॉल्व करते हुए बताया था, हम लोग को क्वेश्चन पहले रीड करना, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इसमें क्या बोला हुआ है। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच, हम लोग को ऐसा कुछ दिया हुआ, हम लोग को क्या फाइंड करना, रियल वैल्यू ऑफ थीटा। तो z हम लोग क्या दिया 4 प्लस 3i साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस 2i साइन थीटा। हमें क्या फाइंड करना, रियल वैल्यू ऑफ थीटा। रियल वैल्यूज ऑफ थीटा हम लोग को पता चल गया कि क्या है, ये रियल है पूरा का पूरा। यहाँ पे हम लोग को पता क्या बता रहे क्वेश्चन में, ये पूरा का पूरा रियल पार्ट है। इसके हम लोग को क्या फाइंड करना है, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो समझो इस चीज को। अब रियल पार्ट रहेगा, पूरा का पूरा रियल है, ये पूरा क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना वो रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा, प्योरली रियल है मतलब क्या, रियल पार्ट रहेगा तो इमेजिनरी नहीं रहेगा। समझ में आ गया। तो इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इमेजिनरी जो वैल्यू होगी ना वो 0 हो जाएगी। तो उस तरीके से हम लोग का हमारा फंडा इस्तेमाल करना, इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे, अब मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा तो हम लोग इसे क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना होता है, कॉन्जुगेट। किसका कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस 2i साइन थीटा, तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2i साइन थीटा न्यूमिनेटर में, साथ ही साथ 1 प्लस 2i साइन थीटा डिनोमिनेटर में। ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या होगा 4 सबसे पहले 1 के पास जाएगा तो 4 उसके बाद 2 के पास जाएगा 4 2 8i साइन थीटा। ठीक है, उसी के साथ 3i इसके पास जाएगा 3i साइन थीटा हो जाएगा, और 3i जाएगा उसके पास, किसके पास 2i साइन थीटा, 3 2 6i स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखते हैं 4, तो मेरा सिंपल सा एक नंबर, तो 4 को मैं वैसे ही रखूंगा। अब देखो i का स्क्वायर कितना होता है -1, तो 6 इंटू -1 -6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -6 साइन थीटा। ओके, लेकिन साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर आने वाला है। देखो 3i मल्टीप्लाई बाय 2i 6i स्क्वायर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11i साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग डिनोमिनेटर में आते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर -1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, अब देखो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, इस तरीके से हम लोग कुछ मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो 4 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के बाद यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आएगा हमारा बीच में प्लस साइन है, इसलिए प्लस साइन 11 आई तो चला, सॉरी आई को अपन साइड में लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा।
अब देखो इसमें दो पार्ट में अपन ने सेपरेट कर दिया, पहला जो पार्ट है वो रियल पार्ट है और दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। तो क्वेश्चन में रीड करेंगे तो हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि ये प्योरली रियल है, फॉर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उस केस में क्या होता है, इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होता है, 0 होता है। अब इमेजिनरी ऑफ जेड इस केस में क्या आएगा, ये तो 11 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरे के पूरे टर्म को इक्वल टू की वो साइड लेके जाएंगे और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, मतलब 11 साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो साइन की कौन सी वैल्यू 0 होती है दोस्तों, साइन की बहुत सारी वैल्यू 0 होती है। साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है। मतलब क्या, तो साइन की बहुत सारी वैल्यू 0 होती है। तो अपन सिंपली इसको कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन एन पाई, क्या लिखेंगे, एन पाई, जहां पे हमारा एन का वैल्यू क्या क्या होगा, वो हो सकता है +-1 0 भी हो सकता है, +-1 +-2 +-3 कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली मैं इसको क्या लिखूंगा, वेयर एन बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर, जेड स्टैंड फॉर, यहाँ पर जेड जो हमारा स्टैंड कर रहा है वो किस क्या बोल रहा है, इसको अपन जेड स्टैंड फॉर इंटीजर बोल रहे हैं, ठीक है। जेड हमारा क्या है, इंटीजर। तो जेड की सॉरी एन की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, इस तरीके से हमने लिखा। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या होगी, एन पाई, जहां पे हमारा एन बिलोंग कर रहा है किसको, एन बिलोंग कर रहा है हमारा इंटीजर को। समझ में आ गया, सेट को कॉम्प्लेक्स नंबर मत समझ लेना, इसलिए यहाँ पर मैंने इंटीजर लिखा आप लोग के लिए। खूब ये सारी चीजें समझ में आगे होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे ये क्वेश्चन में। पहले इस चीज को एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा, तो छोटा सा देखो, क्वेश्चन में बोला फॉर रियल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब क्या हमारा क्या समझना है हम लोग को कि ये प्योरली रियल है। जब प्योरली रियल रहेगा तो हमारा क्या इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो पहले इसको सिंप्लीफाई किया, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर में हमारा आई वाला टर्म होना नहीं चाहिए। तो इसको सबसे पहले हमने रैशनलाइज करके आप लोगों ने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद फॉर रियल प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या होता है, इमेजिनरी ऑफ 0 जेड क्या होता है, 0 होता है, उस तरीके से लिखा। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में था उसको मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में था उसको डिवाइड किया, तो हमें साइन थीटा इक्वल टू 0 मिल गया। साइन की कौन सी वैल्यू 0 होती है, साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई 4 पाई सब 0 होता है, साइन माइनस पाई भी 0 होता है। साइन समझ में आ रहा है, जितने भी साइन की वैल्यू ले लेंगे सब 0 ही होते हैं। मतलब कौन सी वैल्यू, जो पाई 2 पाई 3 पाई, यानी कि सिंपली इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो एन पाई लिख सकता हूँ, जहां पे एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू इंटीजर है, मतलब क्या +1 -1 +2 -2 और साथ ही साथ 0 भी। इस तरीके से बहुत सारे वैल्यूज अपन एन की वैल्यू ले सकते हैं। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो इस तरीके थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई, जहां पे हमारा एन जो बिलोंग कर रहा है वो जेड को बिलोंग कर रहा है, जेड हमारा क्या है, इंटीजर है, ठीक है। वो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। हमें क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इफ z इज इक्वल टू 3 + 5 है। जब z इक्वल 3 + 5 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करना है, सिंपली इसको रिप्रेजेंट करना है। बहुत सारे वैल्यूज निकालने, z निकालना है, z बार निकालना है, -z निकालना है, -z बार निकालना है, और इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे, आर्गन्स डायग्राम पे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले z इज इक्वल टू 3 + 5 दिया हुआ है, तो z बार कितना हो जाएगा, z बार हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, यानी 3 - 5 हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर इसमें लिखना होगा आर्गन्स में तो पॉइंट में रिप्रेजेंट हो जाता है, मतलब क्या 3,5 इसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो इसके क्या हो जाएगा 3, -5। आगे बढ़ते, आगे क्या निकालना, -z मतलब इसका नेगेटिव, -3 -5 है, ठीक है। तो किसका पॉइंट क्या आ जाएगा, -3 -5। उसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ, मतलब नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट, तो नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट मतलब क्या, इसका नेगेटिव, -3 + 5 है, पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, -3, 5। अगर मैं इसको लिखता हूं A, इसको लिखता हूं B, इसको लिखता हूं C और इसको लिखता हूं D। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग हमारे आर्गन्स डायग्राम। आर्गन्स डायग्राम क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम होता है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आसान है, जो फटाफट से इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस जैसा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एरो बना लेते हैं, और यहाँ पर भी नीचे ऊपर नीचे एरो बना लेते हैं। अब उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो अपन एक नया अलग कलर का मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास, 1, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता दोस्तों, तो हम लोग का ज़्यादा आसान दिखेगा। हल्का सा ऊपर करता, थोड़ा सा इसके ऊपर मैच करवा देता हूँ, तो रिप्रेजेंटेशन में आसानी होगी हमको, ठीक है। ओके, तो लाइन के ऊपर आ गया। अब इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, इसको एरो के उसके ऊपर ले लेता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा, ये होगा हमारा, मान लेते हैं दो का गैप लेंगे तो कंप्लीट होगा क्या, 1 2 3 4 5, ये दो का लिया 1 2 3 4 नहीं होगा, तो वो सिंगल लेते हैं। ये क्या होगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6।
ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3, ये होगा -4, ये होगा -5, उसके बाद -6, ठीक है, -1, -2, -3, -4, ठीक है, -5 और -6 भी लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। पहला पॉइंट प्लॉट करेंगे 3,5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर y की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट मिल जाएगा हम लोग को, क्या मिल गया 3,5, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट ए से, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, b को रिप्रेजेंट करते हैं। b क्या हमारे पास, b है हमारे पास 3, -5, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 3 यहाँ पर है क्या, ये x की वैल्यू 3 है क्या, नहीं, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -5, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 3, -5, और पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये b हो जाएगा। सिमिलरली c को रिप्रेजेंट करेंगे, c क्या आएगा -3, -5, तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5 यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा c, पॉइंट क्या आएगा -3, -5, और लास्ट वाला x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 5, यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा -3,5, और इस पॉइंट का हमारा नाम क्या है दोस्तों, d। इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, आर्गन्स डायग्राम में आप लोग ने हमारे सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया, आर्गन्स डायग्राम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे करस्पॉन्ड करके आप लोग लिख सकते हैं, ये हमारा है z, ये हमारा है क्या z बार, ये हमारा क्या है दोस्तों -z, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा -z बार, ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत सारे इजी क्वेश्चंस से आप लोग के लिए सामने मैंने आज रखे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। आसान है दोस्तों। एक्सरसाइज नंबर जो हमारा 1.3 उससे क्वेश्चन नंबर 1 में से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन लिए, बाकी सारे क्वेश्चन एकदम आसान है। जो मैंने आप लोग को रिप्रेजेंटेशन बताया ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा है और कौन से एक्सिस के ऊपर लाई करा है, हम लोग ने बेसिकली क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन लिए, एक्सिस वाले भी कुछ 1 या 2 क्वेश्चन है, वो भी आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें, बिल्कुल बिना सॉल्व किए हुए आप लोग को बुक आपकी रखनी नहीं है, ठीक है। तो घर पे जाने के बाद, अगर आप बाहर है तो घर जाने के बाद सॉल्व करें, और अगर आप घर पे हैं तो फिलहाल फटाफट से आप लोग स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अभी आपने समझ लिया तो 12th स्टैंडर्ड में तो स्मूथ जाएगा ही। साथ ही साथ आप लोग का इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट ईयर है दोस्तों, फर्स्ट ईयर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर पहले ही एंट्री मारता है लो में आगे आकर के, तो ये भी बहुत आसान जाना चाहिए, तो इसलिए यहाँ से प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और एंगल्स का आप लोग को पता करना होगा, π/6 π/3 क्या होता है। तो आप लोग के लिए राहुल सर ने आप लोग के लिए सिंपल सा जो एंगल्स एंड जो वाला चैप्टर है ना, पहला मैथ्स 1 का पहला चैप्टर है, तो उस चैप्टर में आप लोग के लिए सारे चीजें आप लोग के लिए डाल दी गई है, तो वहां से फटाफट से उसको एक्सेस करके वहां से उसको भी खत्म कर लीजिए, मतलब कंप्लीट कर लीजिए। होप ये सारे क्वेश्चन, ये सारे फंडेज जो हम लोग ने आज पढ़े, सारे के सारे कंसेप्ट आप लोग को समझ में आएंगे। समझ में आए तो क्या करना, लाइक द वीडियो, शेयर करना अपने दोस्तों की तरफ से, शेयर द वीडियो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग क्या देखने वाले, इसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले, इसी फंडों पर, इन्हीं फंडों पर बेस्ड, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।